नमस्ते दोस्तों, आशा की बैठकी में आपका स्वागत है। आज मैं बहुमुखी प्रतिभा की धनी रचनाकार श्री राजेंद्र वर्मा द्वारा लिखित एक कहानी सुना रही हूँ। भारत में दोहरी शिक्षा प्रणाली के दुष्परिणामों को दर्शाती इस कहानी का अंत हमें चौंका देती है। सॉरी पापा, हमारे ही समाज की कहानी है। अब सुनिए कहानी आशा की जुबानी। कांस्टेबल रंजीत सिंह ने अपने बेटे का नाम अमिताभ रखा। वे अमिताभ बच्चन के फ़ैन थे। उनकी एंग्री यंग मन वाली फिल्में जैसे जंजीर, दीवार, त्रिशूल, लावारिस, काला पत्थर वे कई बार देख चुके थे। अमिताभ ही की तरह वे अपने बेटे को निडर और सफल जीवन जीने वाला वास्तविक नायक बनाना चाहते थे। बेटे के जन्म के 1 वर्ष के भीतर ही वे पदोन्नत होकर सब इंस्पेक्टर हो गए थे। इससे वे और उनकी पत्नी दोनों ही बेटे को अमिताभ जैसा भाग्यशाली भी मानने लगे थे। जिस तरह अमिताभ बच्चन को शॉर्ट में अमित कहा जाने लगा, उसी प्रकार रंजीत दंपति भी बेटे को अमित कहकर पुकारने लगे। रंजीत ने इंटर तक रेगुलर पढ़ाई की थी। बीएससी में नाम लिखाया ही था कि उनके पिता का स्वर्गवास हो गया था। वे भी सब इंस्पेक्टर थे। नौकरी में रहते उनकी मृत्यु होने के कारण रंजीत को अनुकंपा के आधार पर कांस्टेबल की नौकरी मिल गई थी। वे कांस्टेबल की नौकरी नहीं करना चाहते थे, लेकिन बीएससी करने के बाद भी कौन सी नौकरी धरी थी, इस प्रश्न पर सम्यक विचार करने के बाद उन्होंने नौकरी ज्वाइन कर ली। अच्छे कार्य और आचरण के कारण जल्द ही उनका प्रमोशन हो गया। एसआई बनते ही वे समाज में सम्मान पाने के अधिकारी हो गए थे। रंजीत वही थे, लेकिन जब तक वे कांस्टेबल थे, लोगों की नज़रों में उनका कोई स्थान न था। यह कैसी लोक दृष्टि है जो मनुष्य की प्रतिष्ठा उसके पद और धन से मापती है, उसके गुणों से नहीं। नौकरी चाहे जैसी हो, लेकिन जब बंधी बंधाई मासिक आमदनी से घर संवरने लगता है तो पड़ोसी रिश्तेदार उससे ईर्ष्या करना शुरू कर देते हैं। रंजीत इस ईर्ष्या का आनंद उठाते और अपनी पत्नी के साथ अमित के आईएएस, आईपीएस या पीसीएस होने स्वप्न सजोते। लेकिन इस स्वप्न को पूरा करने के लिए अमित को लखनऊ जैसे महानगर में रहकर पढ़ाई करना आवश्यक था। अभी वो लखनऊ से करीब 100 किलोमीटर दूर गोंडा में पोस्टेड थे। अमित वहीं 8वीं में था। कहने को वह अंग्रेजी मीडियम स्कूल था, लेकिन जैसा कि कस्बाई स्कूल हुआ करते हैं, न ही सरस्वती शिशु मंदिर की भांति कट्टर हिंदी मीडियम और न ही सेंट फ्रांसिस की तरह प्योर इंग्लिश मीडियम, बल्कि मिला जुला वह मीडियम जो हिंदी में होते हुए भी अंग्रेजी का तरफदार था। ऐसे ही स्कूल में अमित स्कूल में फर्स्ट आया था। लखनऊ में अपनी पोस्टिंग मैनेज करने की जी तोड़ कोशिश करके रंजीत हार चुके थे। 2 लाख रिश्वत देकर पोस्टिंग की संभावना थी, पर वह भी कोई गारंटेड नहीं। यक्ष प्रश्न यह था कि 2 लाख रुपये आए कहाँ से। पुलिस में होने और पत्नी के लाख चाहने के बावजूद रंजीत को रिश्वत से परहेज था। दोस्तों रिश्तेदारों से उधार आदि से व्यवस्था कर भी ले तो क्या ज़रूरी है कि पोस्टिंग हो ही जाएगी। ऐसे में उधार लेकर रिश्वत देने का रिस्क कौन उठाए। इसलिए खूब सोच विचार कर यह तय पाया गया कि बेटे को लखनऊ में किसी हॉस्टल वाले स्कूल में डाल दिया जाए और उसी तंगी से खर्च चलाया जाए जैसे लखनऊ में पोस्टिंग के लिए रिश्वत की उधारी चुकाई जा रही हो। श्रीमती रंजीत के 2-4 दिन रोने धोने के बाद मास्टर अमित का दाखिला कॉल्विन तालुकदार्स कॉलेज में 9th में हॉस्टलर के रूप में करा दिया गया। पहले तो अमित बहुत खुश हुआ कि लखनऊ में रहेगा, बड़े शहर में रहेगा, लेकिन जब हॉस्टल के डिसिप्लिन से परिचित हुआ तो दिनचर्या से बोर हो गया। सवेरे 6 बजे उठना, फ्रेश होना, ग्राउंड में असेंबल होना, फिर मॉर्निंग वॉक करना, 7:30 बजे नाश्ता करके 7:45 तक असेंबली हॉल में इकट्ठा होना, वहाँ प्रेयर के बाद 8 से 1 बजे तक के क्लासेस, फिर 1:30 बजे से 2:30 बजे तक लंच और 1.5-2 घंटे आराम के बाद 5 से 7 बजे तक आउटडोर या इंडोर गेम्स। 7 बजे कुछ हल्का नाश्ते के साथ चाय,
उसके बाद होमवर्क और छूटा हुआ कार्य करना या रिवीजन होना करना, सिर चकरा देने वाले अलजेब्रा और साइंस के फार्मूले और सोशल साइंस की रट्टा मार पढ़ाई, 8:30 बजे रात का खाना और फिर पढ़ाई। इसी बीच टीवी पर न्यूज़ वगैरह, 11 बजे बत्तियां बंद, गो टू बेड, सवेरे 6 बजे से फिर वही चक्री। अमित के गोंडा वाले दोस्तों में से यहाँ कोई न था। वहाँ छोटी जगह भी में वह सभी का चहेता था। गोंडा में यहाँ कोई पूछने वाला नहीं। यहाँ के लिए वह जैसे पिछड़ा हो गया था। साथ ही बच्चों के माँ बाप या तो बिजनेसमैन थे या फिर मंझोले सरकारी अधिकारी। उनकी नज़रों में उसके पिता की कोई हैसियत नहीं थी। गोंडा से लखनऊ आते आते उसकी हैसियत कहाँ खो गई, यह अमित की समझ से बाहर था। यह नया समाजशास्त्र था जिसका अमित से परिचय अभी अभी हुआ था। यह ऐसा विषय था जिसका विद्यार्थी भी अमित ही था और शिक्षक भी वही था। बस अध्याय बदलते रहते थे। नए नए अध्यायों के नियमित पाठ से अमित इतना तो समझ गया था कि उसके क्लासमेटों के पिताजी के आगे उसके पिता रंजीत की कोई हैसियत न थी। एसआई जैसे मामूली नौकरी करके वे किसी तरह अपना घर चलाने वाले जीव थे और ऐसे जीवों की कोई हैसियत नहीं होती, जबकि यह स्कूल ही हैसियत वालों के बच्चों के लिए खोला गया था। अमित किसी हैसियत वाले का बेटा नहीं था, वह किसी ताल्लुकदार का बेटा ना था। इसलिए उसे अपने तथाकथित पिछड़ेपन के साथ ही अपने क्लासमेटों और हॉस्टलों के साथ रहने की मजबूरी थी। दूसरी समस्या अंग्रेजी मीडियम से पढ़ाई की थी। गोंडा में विषय का पाठ ही अंग्रेजी में पढ़ाया जाता था, वह भी थोड़ी बहुत हिंदी के साथ। पर यहाँ क्लास में तो कोई हिंदी बोलता ही नहीं। एक बार उसने क्लास में हिंदी में कुछ पूछ लिया तो टीचर ने ऐसा लताड़ा कि दोबारा किसी प्रश्न को पूछने की उसकी हिम्मत ही न पड़ी। किसी विषय से संबंधित सामान्य जिज्ञासा भी वह टीचर के सामने न रख पाता। जब तक वह अपने सवाल को अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर टीचर के सामने रख पाता, तब तक वे ओके कहकर आगे बढ़ जाते। परिणाम यह हुआ कि वह क्लास में पिछड़ने लगा। तिमाही परीक्षा में उसके 52% नंबर ही आ सके, जबकि अब तक वह 90-95% आते रहे थे। उससे स्वयं बड़ा दुख हुआ। पढ़ाई में उसने एड़ी चोटी का जोर लगाया, खूब मेहनत की, फिर भी वह छमाही में फर्स्ट डिवीज़न ना ला सका। पढ़ाई में पिछड़ने के कारण माँ बाप का प्यार भी जैसे कुछ कम हो गया। रंजीत की तनी भावें देखकर वह उनसे कुछ भी कहने की हिम्मत ना जुटा पाता। पिता के गले में झूले तो जैसे वर्षों पुरानी बात हो गई। विंटर वेकेशन में जब अमित घर गया तो उसने माँ से स्कूल की समस्याओं पर चर्चा की, लेकिन उसकी माँ ना तो ऐसे वातावरण से परिचित थी और न ही उच्च शिक्षित कि वे बच्चों की मनोवैज्ञानिक समस्या पूरी तरह समझ पाती। उनकी माँ जैसे तैसे हाई स्कूल पास की वह कुशल गृहिणी थी। लखनऊ जैसे महानगर के समाजशास्त्र को भी वे नहीं समझती थी, इसलिए पहली समस्या पर उन्होंने कोई विशेष ध्यान न दिया। दूसरी समस्या को वह थोड़ा बहुत ज़रूर समझती थी। उन्होंने अमित को पापा से बात करने का सुझाव देकर समस्या से छुट्टी पा ली। लेकिन अमित पिता रंजीत से अधिक बात नहीं कर पाता था। रिपोर्ट कार्ड बाप और बेटे के बीच दूरी बढ़ा रहा था। माँ के प्यार ही से अमित को संतोष करना पड़ता। एक दिन वह माँ की पीठ पर सवार होकर टीवी देख रहा था तो माँ ने उसे सामने कर प्यार से समझाया, बेटा हमें तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। पापा चाहते हैं कि तुम स्कूल में फर्स्ट आओ। एक दिन तुम्हें बड़ा अफसर बनना है। तुम खूब मन लगा के पढ़ाई करो। अरे बेटा अंग्रेजी में क्या रखा है, बस बोलना शुरू कर दो। कुछ थोड़ी बहुत गलत कुछ सही, थोड़े दिनों में तुम्हें बोलना आ जाएगा। अंग्रेजी बोलने की समस्या को हल करने के लिए पिता रंजीत ने अपने लेक्चरर दोस्त से सलाह ली। लेक्चरर साहब वहीं एक इंटर कॉलेज में अंग्रेजी पढ़ाते थे। लेक्चरर साहब ने रंजीत को समझाया, देखो बच्चे पर ज़्यादा दबाव देना ठीक नहीं, उसे आराम से धीरे धीरे सीखने दो। बदले हुए माहौल में अभी एडजस्ट होने में समय लगता है। फिर भाषा की समस्या है, लेकिन जब तक वह सुलझ जाएगी तो बच्चा विषय में पारंगत हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे उस पर दबाव डालना बंद करो।
आखिर यह तय हुआ कि अभी एक हफ्ता है स्कूल खुलने में। अमित को अंग्रेजी बोलना वे सिखाएंगे, लेकिन इसके लिए अमित को उनके घर पे जाना पड़ेगा। 2 ही दिन अमित लेक्चरर साहब के यहाँ अंग्रेजी सीखने जा पाया था कि लेक्चरर साहब को बुखार हो गया। अभ्यास छूट गया। रंजीत खुद उसे अंग्रेजी बोलना सिखाने लगे, पर यहाँ तो मामला उल्टा था। पापा से अच्छी अंग्रेजी तो अमित बोल लेता था। फिर भी अमित को ज़बरदस्ती सिखाने की कोशिश उसके पापा करने लगे। उन्हें लगता था कि इंटर तक अंग्रेजी पढ़ने के कारण उसका अंग्रेजी ज्ञान अमित से अधिक है। बात नहीं बन रही थी। रंजीत को लेक्चरर साहब की बात याद आई। ऑफिस में पढ़ने लिखने वाली अंग्रेजी अलग होती है, उसे तो कोई भी 1-2 महीने में सीख सकता है। यह सब तो अनुवाद की करामात है। बोलने वाली अंग्रेजी तो अंदर से निकलती है, जैसे अरे के बदले ओह, वाह के बदले वाव, हाँ के बदले या, दोस्तों में नमस्कार के बदले हाय, बड़ों के अभिवादन में गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, बात बे बात वाओ, ओह सॉरी, ओके, श्योर श्योर, ओह नो, हाउ स्टूपिड, एनीवे, एक्सलेंट, थैंक्स, वेलकम। अंग्रेजी में कुछ भी बोलना शुरू कर दो, फिर वाक्यों के बीच बीच में आई मीन, यू नो, इट्स नॉट सो, लेट मी प्लीज, लेट इट बी आदि का फेविकोल लगाते रहो। लेकिन अनुवाद वाली अंग्रेजी में रवानी कहाँ से लाओगे? यही अनुवाद वाली अंग्रेजी अमित क्लास में बोलता था। जब कभी अनुवाद के लिए उपयुक्त शब्द ना पाता तो वह उसे हिंदी में बोल जाता था। क्लास के अधिकांश बच्चे ऐसा ही करते थे, पर पता नहीं क्यों क्लास टीचर अमित जैसे ही 4-6 लड़कों को इस तरह लताड़ते थे कि सबका दिल टूट जाता था। सब बोलने से कतराने लगे क्लास में। शुरू में अमित इस भेदभाव पर हैरान होता था, पर धीरे धीरे उसका मर्म समझ में उसको आने लगा था। वह थी उसके पिता की आर्थिक स्थिति। इसे दूर करना उसके वश में ना था, इसलिए उसने समझौते का सिद्धांत अपना लिया। मंथली टेस्ट हुए। अमित ने पहले से अच्छा परफॉर्म किया था। क्लास टीचर ने भी शाबाशी दी। क्लास में उसे आगे की बेंच मिल गई। अभी तक वह 3-4 बेंच पीछे बैठता था। नए साथी स्टूडेंट पढ़ने में अच्छे थे ही अंग्रेजी भी साफ बोलते थे। अमित का मन खिल उठा। स्कूल का माहौल पहले की अपेक्षा अच्छा लगने लगा। फाइनल एग्ज़ाम्स पूरे हुए। अमित ने पढ़ाई में जान लड़ा दी थी। पेपर भी अच्छे हुए थे, पर ना जाने कौन सी बात हुई कि उसकी फर्स्ट डिवीज़न ना आ सकी। 57.5% नंबर आए थे। 10th में एडमिशन तो हो गया, लेकिन सेक्शन बदल गया। बी से वह सी सेक्शन में आ गया। इस सेक्शन में सभी स्टूडेंट्स 2nd या 3rd डिविजनर्स ही थे। अच्छे साथियों का साथ छूट गया। छुट्टियों में अमित घर पहुंचा। उसे देख माँ का मन खिल गया, पर पिता का मन बैठा हुआ था। वे उसकी पढ़ाई से संतुष्ट ना थे। इस बीच परिवार में थोड़ा बदलाव आया था। महीने भर पहले अमित की बहन ने जन्म लिया था। अब जब देखो अमित उसे गोदी में उठाए रहता। पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय वह बच्चे से खेलने में ही व्यस्त रहता। जब तक पापा घर में रहते तभी तक वह पढ़ता था। बच्चा जब पढ़ाई में कमज़ोर हो जाता है तो पढ़ाई से जी भी चुराने लगता है। अमित भी इसका अपवाद ना था, लेकिन इस बात की गंभीरता को न माँ समझती थी और न ही पिता। माँ बच्ची की तीमारदारी में ही व्यस्त रहती। रंजीत भी जब थाने से वापस आते तो वे भी अधिक समय बच्ची को खिलाने में लगा देते। अमित की पढ़ाई की जो दिक्कतें थीं उन पर वे अपेक्षित ध्यान ना दे सके। वे उसे पढ़ने के लिए समझाते रहते, कभी कभी डांट भी देते। ऐसे ही किसी डांट का असर था कि अमित स्वयं लेक्चरर साहब से मिलने गया। उनसे डिटेल में बात की। अंग्रेजी बोलने की समस्या तो थी, पर पहले जैसी विकराल न थी। 1 साल की तपस्या के बाद वाचाल अंग्रेजी ने थोड़ी कृपा की थी। अब अमित अपनी बात कह पाने में असमर्थ नहीं था, फिर भी अभी और परिमार्जन की आवश्यकता थी। लेक्चरर साहब ने उसे अंग्रेजी पर अखबार बोल कर पढ़ने की सलाह दी। इंग्लिश न्यूज़ चैनल देखने के लिए कहा।
टीवी पर न्यूज़ समाचार पढ़ो, उसे देखो, पेपर में पढ़ो, जो नहीं आता है शब्द उसे डिक्शनरी में ढूंढो, लिखो। 2-3 महीने के बाद इसका तुम असर देख सकते हो। इस तरह लेक्चरर साहब की सलाह को वह मानने लगा। घर में टाइम्स ऑफ इंडिया आने लगा। अमित ने लेक्चरर साहब द्वारा सुझाए गए अभ्यास किए। महीने भर में उसका सकारात्मक प्रभाव दिखाई देने लगा। वह रंजीत से अंग्रेजी में बातें करने का प्रयास करता। अपनी मम्मी से तो वह बेहिचक अंग्रेजी बोलता था। मम्मी उसे देख मुग्ध रह जाती। रंजीत भी खुश हुए। अमित को नई स्कूल ड्रेस के साथ साथ एक ब्रांडेड शर्ट पैंट भी मिल गई। 10th की किताबें थी ही, हर विषय में कुछ न कुछ काम दिया गया था। अमित ने होमवर्क पूरा किया। रंजीत ने कॉपियाँ देखी, बेटे को गले लगा लिया। आँखों से आशीष झरने लगा। बेटे ने भी संकल्प दोहराया, कुछ भी हो अब की फर्स्ट आकर दिखलाना है। 1-1.5 महीना कैसे बीत गया पता न चला। जुलाई आ धमकी। अमित स्कूल जाने की तैयारी करने लगा। लखनऊ जाने से पहले वह अपने दोस्तों से मिलने गया। कुछ घर पर मिलने आए थे, लेकिन अब दोस्तों में पहले वाली वह बात नहीं रह गई थी। अमित की स्पीकिंग इंग्लिश भी दोस्ती में खटाई का काम कर रही थी। अमित के तौर तरीके भी बदल गए थे। खैर, स्कूल खुल गए थे। रंजीत अमित को भेजने आए। अमित के साथ वो लेकर प्रिंसिपल साहब से मिले और उसे पुराने सेक्शन में वापस शिफ्ट करने की रिक्वेस्ट की, पर प्रिंसिपल साहब ने यह कहकर बात समाप्त कर दी कि जिसके जैसे नंबर होंगे उसके हिसाब से उसे सेक्शन मिलेगा, A, B या C। उन्होंने अमित की ओर देखते हुए कहा, इफ़ यू ब्रिंग फर्स्ट डिवीजन मार्क्स इन हाफ ईयरली एग्जाम यू विल डेफिनेटली बी शिफ्टेड टू सेक्शन B। अमित ने प्रसन्नता से कहा, आई शैल ट्राई माई बेस्ट सर। पापा रंजीत गोंडा लौट गए। अमित पढ़ाई में जुट गया, लेकिन उसके नए सेक्शन में कई बदमाश स्टूडेंट थे। वे पढ़ने में उतनी रुचि ना लेते थे जितनी घूमने फिरने में। गार्ड को सेट कर वे इवनिंग शो में एडल्ट पिक्चर भी देख लेते। संडे को तो दिन में घूमने की आज़ादी थी ही, जिसका वे भरपूर लाभ उठाते। अमित ना चाहते हुए भी ऐसे ही 2-3 लड़कों की संगत में आ गया। पहले तो वह डरा, लेकिन बाद में उन्हीं के रंग में रंग गया। आए दिन एडल्ट पिक्चर देखना, बाजार में खाना पीना होने लगा। वह सिगरेट पीना भी सीख गया। पढ़ाई की जगह उसे घूमने फिरने और मौज मस्ती का चस्का लग गया। पैसों के मामले में वह पिछड़ा था, लेकिन उसके दोस्तों को तो बस उसकी कंपनी चाहिए थी। पैसे की उन्हें कोई कमी थी नहीं। उनके माता पिता आज के जमींदार थे ही। रंजीत जब कभी अपने बेटे अमित से मिलने आते तो वह कोई न कोई बहाना बनाकर जल्दी ही उनसे पीछा छुड़ा लेता। वे आधे पौने घंटे मिलकर वापस चले आते थे। तिमाही परीक्षा हुई। अमित को तो रिजल्ट पहले ही मालूम था। क्लास टीचर या रंजीत को रिपोर्ट कार्ड मिलने पर पता चला इस बार उसे 40% नंबर मिले थे। कहाँ उसने 60% से भी अधिक लाने का वादा किया था और कहाँ ये 40%। क्लास टीचर और प्रिंसिपल दोनों ने उसकी काउंसलिंग की। रंजीत को पत्र लिखा गया। पत्र पाकर पापा रंजीत बौखला उठे। दौड़े दौड़े लखनऊ आए। ना चाहते हुए भी अमित पर उसके दोस्तों के सामने ही हाथ उठा बैठे। अमित को बहुत बुरा लगा। उसका इतना अपमान आज तक कभी न हुआ था, लेकिन जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने पापा से माफ़ी मांगी। अब समस्या थी कि बदमाश लड़कों से पीछा कैसे छुड़ाया जाए। रंजीत ने प्रिंसिपल साहब से बात की। उन्होंने सेक्शन चेंज करने की फिर रिक्वेस्ट की, लेकिन यह आसान न था। प्रिंसिपल ने वार्डन को बुलाकर अमित पर निगाह रखने को कहा। क्लास टीचर को बुलाकर अमित की सीट चेंज करने को कहा। अब अमित क्लास में अगली बेंच पर बैठता था। बगल में बैठने वाले स्टूडेंट पढ़ाई में औसत ही थे। अमित को उनसे कोई लाभ ना था, पर साथ बैठने की मजबूरी थी। अमित यह समझता तो था कि माता पिता की उससे क्या आशाएं हैं, पिता की आर्थिक स्थिति क्या है। अगर वह बदमाश लड़कों के साथ ना छोड़ेगा तो उसका भविष्य निश्चित ही चौपट हो जाएगा। लेकिन किसी बात को समझना एक बात है और उसे व्यवहार में उतारना दूसरी बात है। किशोर वय में हम रोज ही कितने ही फैसले करते और बदलते हैं। अमित चाहता था कि वह नए साथियों से अलग रहे, पर उनसे एकदम अलग कैसे रहा जा सकता था। स्कूल वही,
हॉस्टल वही था और बाकी चीज़ें भी वही। जब तक हमारा परिवेश नहीं बदलता, हम में बदलाव कैसे आएगा? परिस्थितियों के दुष्चक्र में पड़ना और उससे पड़े रहना ही तो दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने का एक अवसर आया। अमित बीमार पड़ गया। उससे मिजल्स हो निकल आए। कॉलेज प्रशासन ने उसे तुरंत घर में सूचना दी। रंजीत आए और उसे घर ले गए। कुछ दिन की तीमारदारी के बाद अमित ठीक हो गया। दशहरे की छुट्टियां होने वाली थी। स्कूल 5 दिन बंद था। 3 दिन मिल रहे थे। स्कूल जाया जा सकता था, लेकिन यही तय पाया गया कि अभी थोड़ा और आराम कर लिया जाए। बीमारी के कारण स्कूल से चलते समय वह किताबें ही कुछ ला पाया था। उनसे पाठ हुआ उसका पढ़ चुका था। अन्य विषयों का वह कवर करना चाहता था, लेकिन उनकी किताबें उसके पास थी नहीं। गोंडा में भी वो किताबें नहीं मिलती थी कि खरीद लिया जाता। परिणामतः कई विषयों में उसकी पढ़ाई 3 हफ्ते पीछे पिछड़ गई। छुट्टियों के बाद जब वह स्कूल खुला तो अमित लखनऊ आया। 2 हफ्ते का उसका छोटा काम पूरा करने में लग गया। रोज़ की पढ़ाई तो करनी ही थी। महीने भर में किसी तरह गाड़ी ढर्रे पर आई। बदमाश लड़कों से उसको निजात मिल गई थी। रंजीत के प्रार्थना पत्र पर उसका हॉस्टल हॉल बदल दिया गया था। लगातार मेहनत के बावजूद अमित पढ़ाई में पिछड़ गया था। जिन साथियों से वह हमेशा आगे रहता था, अब उनसे भी पीछे था। धीरे धीरे उसमें हीन भावना घर कर गई। मंथली टेस्ट में वह 50% से अधिक ना ला सका। रंजीत बेटे की व्यवस्था समझ चुप रह गए, लेकिन उस पर यह दबाव ज़रूर बनाया कि फाइनल एग्ज़ाम्स में वह कम से कम फर्स्ट तो आए। अमित पढ़ाई में लग गया। उसने मेहनत में कोई कसर न छोड़ी, लेकिन एग्ज़ाम तक वह वैसी तैयारी न कर सका जिसकी उसने खुद उम्मीद की थी। वह 2nd डिवीज़न ही ला पाया। पापा को नाराज़ बहुत हुए, लेकिन फर्स्ट ईयर में उसका एडमिशन हो गया। प्रिंसिपल साहब ने रंजीत को सुझाव दिया कि आप अपने बेटे अमित को कहीं निकाल कर कहीं और एडमिशन करवाएं। अमित कॉलेज में चल नहीं पा रहा है। यह सुनते ही पापा सख्ते में आ गए। बेटे अमित को अब कहाँ डालें? एक तो मुश्किल से कहीं एडमिशन होता है, दूसरे अन्य जगहों पर यहाँ के मुकाबले खर्च अधिक था। उन्होंने अमित को लगभग चेतावनी देते हुए कहा, अगर 2nd डिवीज़न ही लाना है तो हॉस्टल में रहकर पढ़ने की ज़रूरत क्या है तुम्हें? तुम खुद ही सोचो, तुम्हें पढ़ लेकर कुछ बनना है या यूं ही हमारे पैसे बर्बाद करने हैं? क्या तुम्हें समझ में नहीं आता इन सब चीज़ों में कितने पैसे लगते हैं? फिर समझाते हुए बोले बेटा, अपने घर की हालत समझो। हमने तुमसे कुछ सपने पाल रखे हैं। अब तुम बड़े हो गए हो। अपनी जिम्मेदारी समझो, कुछ सोचो, पढ़ो। हमारे पैसे यूं ही जाया मत करो। अमित की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। सोचते सोचते वह भावुक हो गया। वह पापा से कुछ कहना चाहता था, पर उसका गला भर आया। कुछ कह न सका। नम आंखों से उसने पापा को कॉलेज कंपाउंड से बाहर जाते देखता रहा। हॉस्टल आकर उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया। उस समय उसका रूममेट भी नहीं था। उसे माँ की बहुत याद आई, पर तने की देर में ही उसे माँ के चेहरे में रंजीत ही दिखाई पड़ने लगे। उसे अपने पापा दिखने लगे माँ के चेहरे में, मानो कह रहे हो, बेटा अगर कुछ बनने का इरादा हो तो पढ़ने में मन लगाओ, वरना हम लोग की कमाई यूं ही बर्बाद मत करो, वापस आ जाओ। अमित को लगा कि उसके मम्मी पापा दोनों ही केवल उसके अच्छे नंबरों से प्यार करते हैं, उससे नहीं। अच्छे नंबर यानी 1st डिवीज़न या उससे भी ज़्यादा। कहाँ से लाए वह इतने नंबर? क्या वह बुद्धू है, इंटेलिजेंट नहीं? क्या उसमें वह कैपेसिटी नहीं कि अच्छे नंबर ला सके? वह क्या करे कि मम्मी पापा के सपनों का पूरा हो सके? वो ऐसा क्या करे? वह बहुत बेचैन हो उठा। अमित पसीना पसीना हो गया। शाम से ही अमित डिस्टर्ब हो गया। खेल कूद कुछ नहीं, खुद को कमरे में बंद कर लिया। उसे बहुत पढ़ना है, उसे बहुत पढ़ना है। उसके दिमाग में बस यही आ रहा था, उसे 1st डिवीज़न लाना है। आज रूममेट भी उसका वहाँ नहीं था। वह अपने पापा के साथ घर चला गया था। आज उसका बर्थडे था। उसे सेलिब्रेट करना था अपने मम्मी पापा के पास, इसलिए वह अपने घर चला गया। अमित सोचने लगा, क्या उसका रूममेट उससे तेज है
नंबर तो उसका मुझसे भी कम पाता है, लेकिन उसके पापा उसे आकर ले गए घर पर बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। उसके पापा कितने अच्छे हैं। कहाँ मेरे पापा और कहाँ उसके पापा हैं। पल भर के लिए अमित को अपने पापा से चिढ़ हो गई। मम्मी का चेहरा भी आंखों के सामने घूम गया, पर उनकी आंखों में भी वो प्यार नहीं दिखा जो कभी पहले दिखता था। उससे मम्मी पापा से दुराव हो गया। दुनिया में कोई भी उसके मन की बात को समझने वाला नहीं, कोई भी उससे प्यार करने वाला नहीं, कोई भी उसका दोस्त नहीं। इस दुनिया में उसका कोई नहीं है, वह बिल्कुल अकेला है। मायूसी में डूबा थोड़ी देर वह लेटा रहा, फिर उठकर पानी पिया और पढ़ने लगा। 1 घंटा बीता। उसे भूख लग रही थी, लेकिन उस समय 11 बज रहे थे। डाइनिंग हॉल बंद हो चुका था। वह फिर पढ़ने में लग गया। 4-5 किताबें और नोटबुक उसने एक साथ खोल रखी थी। लगता था कि जैसे आज ही वह सारी किताबें पढ़ डालेगा। लेकिन यह क्या, उसकी नज़रें एक ही पृष्ठ पर अटक गई, जैसे उसमें लिखा हो, अमित कुछ सोचो, कुछ सोचो अमित, कुछ सोचो। अच्छे नंबर कैसे आए, पापा खुश कैसे हों, अमित कुछ सोचो। रात के 1 बजे थे। हॉस्टल गहरी नींद में था, पर अमित की आंखों में नींद न था। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। वह आंखें बंद किए बिस्तर पर लेटा हुआ था, पर आराम करने के लिए नहीं। उसकी आंखों में एक दुःस्वप्न पल रहा था। सवेरे 6 बजे सभी हॉस्टलर ग्राउंड में असेंबल हुए। मॉर्निंग वॉक करके वे आप वापस अपने कमरे में आ गए। नहा धो नाश्ता कर असेंबली हॉल में भी इकट्ठे होने लगे, लेकिन अमित का कहीं पता नहीं। क्लास में भी अमित एब्सेंट। क्लास टीचर ने कोई खास ध्यान नहीं दिया। सोचा हो सकता है उसकी तबीयत खराब हो गई हो। क्लासेज खत्म होने पर सभी हॉस्टलर लंच कर अपने अपने कमरे में आराम करने लगे। वार्डन ने भी अमित का रूम नहीं चेक किया कि आखिर वह अंदर से बंद क्यों है। आखिर उसने अमित का रूम खटखटाया, पर कोई उत्तर ना मिला। उसने फिर खटखटाया, पर फिर कोई उत्तर ना मिला। जब उसने कमरे में झांक कर जायजा लेने की कोशिश की, तो उसकी चीख निकल पड़ी। अमित के कमरे का दरवाज़ा तोड़ा गया। अंदर का दृश्य देख सभी स्तब्ध रह गए। अमित का शव सीलिंग फैन से लटक रहा था। चादर का फंदा बनाकर आत्महत्या की गई थी। मेज पर छोटा सा पत्र एक मोटी सी किताब से दबा था। सॉरी पापा, मैं आपका सपना नहीं पूरा कर सका। कहानी का अंत बहुत दुखद है, लेकिन हमें ये पढ़ना पड़ा क्योंकि समाज में इसकी आए दिन बहुत घटनाएं घट रही है। तो आप कमेंट करके बताइए आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, और भी आप कैसी कहानियाँ सुनना चाहते हैं। कृपया आप वो भी कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें आगे और भी अलग तरह की कहानियों को सुनने के लिए। लाइक करें और शेयर तो अवश्य ही करें। धन्यवाद।